तो हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हीरोज वो होते हैं जो दुनिया से बुराई को खत्म करते हैं। लेकिन हर एक हीरो के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसे उसका कोई अपना धोखा दे देता है या फिर वो दुश्मन के जाल में फंस जाता है। जो लोग हीरोज की असीमित ताकत से डरते हैं वो या तो उन्हें अनदेखा करते हैं या फिर उनकी बुराई करते हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो पूरी इंसानियत को बचाने के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालते हैं। और ये कहानी ऐसे ही एक हीरो की है जिसने अपनी जान देकर इस दुनिया में शांति लाई। लेकिन मरते वक्त उस हीरो ने भगवान से दुआ मांगी कि जब वो अगली बार पैदा हो। और इसके अगले ही सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिससे एक दूसरा लड़का आकर कहता है कि पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उनके पास जाओ। अब इसके बाद जाते वक्त यही लड़का इस दूसरे लड़के से कहता है कि पिताजी सच में बहुत ज्यादा दयालु हैं जो तुम जैसे निकम्मे को पाल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे जैसा एक बड़ा भाई होना बड़ी ही शर्म की बात है। लेकिन अब वक्त आ गया है। अब अगले सीन में इस लड़के के पिता कहते हैं कि एलन तुम हमारे खानदान में 15 साल पहले पैदा हुए थे और उस वक्त तुम्हारा लेवल 1 था और आज भी तुम्हारा लेवल 1 ही है। और इसके अलावा कल जो ब्लेसिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भी ईश्वर ने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया। इस दुनिया में पैदा होने वाले हर एक शख्स को ईश्वर के द्वारा तोहफा मिलता है, लेकिन तुम हमारे वेस्टफेल्ट खानदान के लिए बहुत बड़ी निराशा हो जिसने हमारे खानदान को सिर्फ बदनामी दी है। इसी वजह से आज मैं तुम्हें अपने खानदान से बाहर निकालता हूँ। और दोस्तों इसी तरह हमारे हीरो को पहले ही एपिसोड में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इससे हमारे हीरो को ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि आखिरकार उसे आजादी मिल गई है। और दोस्तों एलन ही वो हीरो है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। वो फिर से रीइंकार्नेट हुआ है इस वेस्टफेल्ट फैमिली में। मैं इस जिंदगी में सुकून की तलाश करूंगा जो मुझे पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला। अब इसके बाद एलन वेस्टफेल्ट टेरिटरी के बॉर्डरलैंड्स की ओर जाने लगता है और एलन को पूरा यकीन होता है कि अब उसे अपनी जिंदगी में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जिएगा और इस बार उससे कोई डरेगा नहीं। और दोस्तों इसी तरह एलन चलते चलते काफी दूर आ जाता है, लेकिन तभी एलन देखता है कि एक लड़की कुत्तों जैसे डीमन से फाइट कर रही है। लेकिन इन डीमंस को मारने के बाद भी पत्थर के होने की वजह से ये फिर से जुड़ जाते हैं। और दोस्तों ये लड़की एक दूसरी लड़की की हिफाजत कर रही है। सो अब ये लड़की बोलती है कि लेडी ली से आप प्लीज यहाँ से भाग जाइए, आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। उस लड़की को देखकर एलन समझ जाता है कि ये तो किंगडम ऑफ एडोस्टेला की फर्स्ट प्रिंसेस है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो पहले हुई थी। इस पार्टी में सभी लोग एलन की बुराई कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन की माँ उसे जन्म देते वक्त खत्म हो गई थी। इसी वजह से सभी लोग एलन को बदकिस्मत मानते हैं। लेकिन पार्टी में मौजूद प्रिंसेस उन लोगों पर भड़क पड़ती हैं जो एलन की बुराई कर रहे थे और एलन भी ये सब देख रहा था। अब प्रेजेंट में एलन सोचता है कि मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता वरना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीएट्रिस इतने सारे डीमंस का सामना एक साथ नहीं कर पाती और वो घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। और अब ये देखकर एलन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और इसके अगले ही पल में बिजली की रफ्तार के साथ प्रिंसेस को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर प्रिंसेस सोच रही थी कि मौत मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मुझे आखिर वो याद क्यों आ रहा है। और इसके बाद प्रिंसेस एलन का नाम चिल्लाती हैं और अगले ही पल में आवाज आती है कि क्या अभी अभी तुमने मेरा नाम लिया। दोस्तों हम देखते हैं कि एलन वहां पर आ चुका है और वो आते ही उन डॉगी डीमंस को दूर फेंक देता है, लेकिन इससे भी वो डीमंस मरते नहीं हैं। सो अब एलन उनकी ओर जाकर अपनी डिवाइन आइज से देखता है कि ये क्ले वुल्फ्स हैं और इनके अंदर कोर्स हैं और अगर इन कोर्स को तोड़ दिया जाए तो ये डीमंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद एलन अपनी तलवार निकालकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्स की फॉर्मेशन बनाता है। इससे एक साथ कई सारी तलवारें उन क्ले वुल्फ्स में जाकर लगती हैं, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और इसी तरह एलन बड़ी आसानी से उन डीमंस को खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर बीएट्रिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था और ये देखकर प्रिंसेस रोने लगती है।
लेकिन तभी एलन बिएट्रिस के पास आकर उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे बिएट्रिस का जख्म बहुत ही आसानी से भर जाता है। ये देखकर लेडी लीसे और बिएट्रिस दोनों हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि एलन आखिर ये ताकत क्या है। इनकी बातें सुनकर एलन सोचने लगता है कि मैंने ये तो नहीं बता सकता कि ये ताकतें मेरी पिछली जिंदगी की हैं। लेकिन तभी बिएट्रिस बोलती है कि कहीं ये एक ऐसा तोहफा तो नहीं है जिसके बारे में चर्च कुछ ना जानता हो। ये बात सुनकर एलन बोलता है कि अरे हाँ, यही बात है। अब इसके बाद एलन फर्स्ट प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो अब लेडी लीसे बताती हैं कि कल ईश्वर ने उनके सामने एक दैवीय भविष्यवाणी की। उस भविष्यवाणी से हमें कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन मैं ये बात समझ गई कि कुछ बुरा होने वाला है। और इसके बाद हम उस भविष्यवाणी के अनुसार क्लूम विलेज की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इन डीमंस ने हम पर हमला कर दिया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एलन? सो तभी एलन बोलता है कि बाहर बातचीत करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमें इस बग्घी के अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। और क्योंकि बग्घी टूटी हुई थी, सो एलन उसे अपने मैजिक से रिस्टोर कर देता है और इसके बाद ये बग्घी में बैठकर आगे जाने लगते हैं। और लेडी लीसे को पता चलता है कि एलन को खानदान से निकाल दिया गया है और इसी वजह से अब वो बस ऐसे ही सफर कर रहा है। अब एलन लेडी लीसे से कहता है कि कुछ देर पहले मैंने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वो किंगडम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगी? सो लेडी लीसे कहती है कि मेरे लिए किंगडम से पहले मेरा दोस्त है और प्रिंसेस होने के नाते भले से ही मेरी ये बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन किसी से जबरदस्ती कुछ करवाना बिल्कुल गलत है। अब लीसे की ये बात सुनकर एलन उसे शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद ये तीनों गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में चारों ओर सन्नाटा मचा हुआ था। इसी वजह से लेडी लीसे को लगता है कि इस गांव पर जरूर से मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। सो एलन बताता है कि उसे आसपास कोई भी मॉन्स्टर महसूस नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर बिएट्रिस बोलती है कि जब से तुम हमारे साथ आए हो तब से हमारे सामने भी कोई मॉन्स्टर नहीं आया है। एलन बोलता है कि शायद से वो किसी चीज से डर रहे हैं। तभी इन्हें सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं। इन लोगों के पास आकर ये तीनों देखते हैं कि एक बुढ़ा किसी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। और दोस्तों, ये एक लड़की होती है। इस लड़की को देखकर लेडी लीसे कहती हैं कि शायद से तुम ही वो उम्मीद हो जिसके बारे में कहा गया था। सो तभी ये लड़की कहती है कि तुम कौन हो? हाँ? जिस पर प्रिंसेस बोलती है कि ये मैं हूँ, लीसे अडोवेस्टेला। जब तुम हमारे राज्य में आई थी तब मैंने ही तुम्हें चारों ओर घुमाया था। तो ये लड़की बोलती है कि माफ करना, मैं नाम काफी जल्दी भूल जाती हूँ। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर एलन पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम किस उम्मीद की बात कर रही हो? जिस पर बिएट्रिस बोलती है कि क्या तुमने कभी ब्रेवर तोहफे के बारे में सुना है? ये एक ऐसा स्पेशल तोहफा है जो एक जनरेशन में सिर्फ एक को मिलता है और ये तुम्हें 1000 वॉरियर्स की ताकत देता है और जिसके पास ये तोहफा होता है उसे हीरो कहा जाता है। और दोस्तों, ये है अकीरा काज़ारागी, जो कि प्रेजेंट टाइम की हीरो है। और जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें बताया गया था कि उम्मीद के सहारे बुराई को खत्म कर दो। और वैसे दोस्तों, इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि अकीरा को काफी भूख लगी हुई है। सो अब इसके बाद ये सभी खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते वक्त अकीरा बताती है कि मैं हर जगह घूमती रहती हूँ और जब मैं इस गांव की ओर आ रही थी तब मुझे रास्ते में एक बच्ची मिली। उस बच्ची ने बताया कि उसे एक ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस के रूप में दिया गया है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकली और इसी वजह से मैं इस गांव के चीफ से डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए आई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये बात सुनकर लीसे को लगता है कि गांव वालों ने उस ड्रैगन से डरकर उसे सैक्रिफाइस दिया होगा, लेकिन तभी एलन बोलता है कि शायद से इन गांव वालों ने वो सैक्रिफाइस इसी वजह से दिया होगा क्योंकि उन्हें उस ड्रैगन की प्रोटेक्शन चाहिए होगी। ये एक काफी छोटा सा गांव है जिस पर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर हमला कर सकता है, लेकिन अब इनकी हिफाजत करने के लिए एक ड्रैगन है। और दोस्तों, इसी ड्रैगन की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स इतने कम हैं। ये बात सुनकर अकीरा बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। लीसे पूछती है कि अकीरा, वो बच्ची कहाँ है जिसे सैक्रिफाइस के लिए भेजा गया था? अकीरा बताती है कि उसने उस बच्ची को एक गुफा में छुपा दिया है क्योंकि अगर वो उसे गांव में लेकर आती तो ना जाने गांव वाले उसके साथ क्या करते। अब इसके बाद अकीरा कहती है कि शायद से अब मुझे उस ड्रैगन को खत्म कर देना चाहिए,
लेकिन तभी एलन बोलता है कि शायद से ये गांव वाले उस ड्रैगन से आजादी नहीं चाहते, तो आखिर तुम उस ड्रैगन को हराओगी क्यों? अकीरा बोलती है उस बच्ची के लिए, मैं उस बच्ची को बचाऊंगी। अब इसके बाद लीसे बोलती है कि मैं भी अकीरा के साथ जाऊंगी। अब ये बात सुनकर बीएट्रिस बोलती है कि हम अकीरा के साथ उस ड्रैगन को हराने के लिए जाने वाले हैं, यहाँ तक हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। लेकिन तभी एलन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लीसे बोलती है कि तुम तो अपने सफर पर हो, है ना? सो एलन बोलता है कि अपने दोस्तों को खतरे में छोड़ दूं, मैं इतना घटिया भी नहीं हूँ। अब इसके बाद ये सभी उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन रहता है। सो अब अकीरा इन्हें अपना प्लान बताती है कि मैं सामने से जाऊंगी और तुम सभी पीछे चले जाना, और इसके बाद हम एक साथ उस ड्रैगन पर हमला कर देंगे। सो तभी एलन बोलता है कि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अकीरा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर एलन उस ड्रैगन का सामना करने के लिए जाएगा तो वो अकेला ही सब कुछ कर लेगा। एलन बोलता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रही हो। सो अकीरा कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन ड्रैगन को हराना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। अब ये सब कहने के बाद अकीरा प्लान के अकॉर्डिंग सामने से ड्रैगन की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद ये तीनों भी घूमकर पहाड़ के पीछे जाने लगते हैं। ये एक रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। एलन बोलता है कि संभल कर आगे बढ़ना, ओके? और इसी तरह थोड़ी चढ़ाई करने के बाद ये तीनों पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं। और दोस्तों, उस ड्रैगन का सामना करने के लिए अकीरा उसके सामने आ जाती है। दूसरी ओर एलन को लगता है कि ये ड्रैगन और उसका परिवार कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये ड्रैगन बॉर्डर लाइंस के कितना ज्यादा करीब है और इसी के साथ ये उड़ भी सकता है, तो ये जब चाहे तब वेस्टफेल्ड पर हमला कर सकता है। मुझे लगता है कि ये गांव सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसेस करने के लिए बनाया गया है, और इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि द हाउस ऑफ वेस्टफेल्ड इस ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा है उनके बॉर्डर लैंड्स में शांति बनाए रखने के लिए। और इसके अगले ही पल में ये तीनों देखते हैं कि लड़ाई चालू हो गई है। वो ड्रैगन अकीरा पर हमले करने लगा है, लेकिन अकीरा उस ड्रैगन के हमले से बचकर अपनी लाइटनिंग पावर से उस ड्रैगन पर हमला करती है। यह हमला काफी ज्यादा खतरनाक था, इसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन इसके बाद अकीरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर वो ड्रैगन अकीरा की ताकत का मजाक उड़ाता है। ये बात सुनकर अकीरा फिर से उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अकीरा देखती है कि उस जगह पर वो बच्ची होती है जिसको उसने छुपा दिया था। दोस्तों, ये घटिया चाल चली है इस ड्रैगन ने, और ये ड्रैगन यहाँ पर बताता है कि उसने जानबूझकर उस बच्ची को जाने दिया था। अकीरा पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो ड्रैगन बोलता है कि मुझे इंसानों को खाना पसंद नहीं है, मुझे तो उनके चेहरों पर वो दर्द, वो परेशानी देखना पसंद है, और मैं सिर्फ मजे लेने के लिए इंसानों को तड़पाता हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो सके, ताकि मेरा एंटरटेनमेंट हो सके। ये बातें सुनकर अकीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद अकीरा उस ड्रैगन पर एक डिस्ट्रक्टिव अटैक करती है, जिस वजह से उस ड्रैगन का पूरा शरीर बिजली में चलने लगता है। लेकिन इसके बाद अकीरा देखती है कि उस ड्रैगन को फिर से कुछ नहीं होता, और इसके बाद वो ड्रैगन अकीरा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अपने आप को एक हीरो कहती हो। क्या बात है, हीरो इतने ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसके बाद वो ड्रैगन अकीरा को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन अकीरा पर हमला करता, एलन उस पर अटैक करके उसका एक पंख काट देता है, और वो ड्रैगन अब वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद लीसे और बीएट्रिस अकीरा के पास आते हैं, और इसके बाद एलन फिर से उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो ड्रैगन एलन पर हमला करने के लिए आता है। सो एलन अपनी तलवार से उस ड्रैगन पर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश करता है। अब वो ड्रैगन एलन से कहता है कि तुम अपनी इस घटिया तलवार से मुझे घायल कैसे कर सकते हो। एलन बोलता है कि क्या बात करते हो, ये तो एक काफी ज्यादा फेमस तलवार है। वो ड्रैगन बोलता है कि भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, लेकिन तुम जैसा एक मामूली इंसान आखिर मुझे घायल कैसे कर सकता है। वैसे अकीरा को अपनी डिवाइन आइज के जरिए इस ड्रैगन का कोर दिखाई दे रहा था। एलन ये बात समझता है
कि ये ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अकीरा की वजह से वो इस ड्रैगन पर एक काफी खतरनाक हमला कर पाया है। अकीरा ने हमारे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली है और इसी वजह से मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। अब इसके बाद वो ड्रैगन भागकर दूसरी ओर जाने लगता है। सो एलन भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो ड्रैगन एक गुलाटी मारकर अकीरा और बाकी सबके पास आ जाता है ताकि एलन उस पर हमला ना करे। और दोस्तों, यहाँ पर ये ड्रैगन एलन को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तभी एलन देखता है कि लीसे उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अब एलन सोचने लगता है कि शुरू से ही लोग मुझे बदकिस्मत या असफल कहते आए हैं, लेकिन जिस तरह वो मेरी ओर देख रही है, शायद से अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और इसके अगले ही पल में एलन बिजली की रफ्तार के साथ उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए उसकी ओर चला जाता है और इसके बाद अपनी तलवार से उस ड्रैगन पर एक काफी खतरनाक स्लैश करता है। और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसमान में छाए हुए सभी काले बादल साफ हो जाते हैं। ये ड्रैगन यहाँ पर मरते हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और उस ड्रैगन के मरने के बाद यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एलन की तलवार भी टूट जाती है और एलन काफी ज्यादा थक चुका था। सो लीसे उसके पास आती है। एलन बोलता है कि शायद से अब मैं थोड़ा थक चुका हूँ। वैसे एलन को सही सलामत देखकर लीसे चैन की सांस लेती है। दूसरी ओर जब अकीरा अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वही बच्ची होती है जिसे वो उठते ही गले लगा लेती है क्योंकि वो बच्ची रो रही थी। अब आखिर में हमें एलन की आवाज आती है कि अपने सफर के दौरान मैंने हीरो की मदद की एक ड्रैगन को हराने के लिए। जैसी जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था ये उससे काफी अलग है, लेकिन फिर भी ये सब काफी अच्छा है। और इसके बाद प्रिंसेस लीसे एलन की ओर अपना हाथ बढ़ाती हैं। एलन भी मुस्कुराकर उनके हाथ को थाम लेता है और इसी के साथ हमारी इस नई कहानी का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में एलन की आंख खुलती है और वो अपने सामने लीसे को देखता है। उस ड्रैगन से लड़ने की वजह से एलन काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो सो गया। और वहीं एलन देखता है कि बिएट्रिस और अकीरा एक साथ लड़ रहे थे, यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी लीसे कहती है कि एलन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एलन याद करता है कि किस तरह लीसे ने अपने मैजिक से अकीरा के जख्म को ठीक कर दिया था और जो औरत किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकती है वो एक मिरेकुलस सेंटेस होती है। मैंने इस बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सेंटेस तुम हो। लीसे बोलती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। सो एलन कहता है कि चाहे तुम एक प्रिंसेस हो या सेंटेस, मेरे लिए तुम हमेशा लीसे रहोगी। और ये बात सुनकर लीसे खुश हो जाती है और तभी अकीरा एलन को उसके साथ लड़ने को बुलाती है। सो एलिस अब उसके पास चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा बाकी सबको अलविदा कह रही थी। एलन कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम तुम्हें बग्घी में छोड़ देंगे। अकीरा कहती है कि मेरा मन जहाँ कहता है मैं वहीं जाती हूँ, लेकिन अगले ही पल में वो छोटी बच्ची अकीरा को पकड़ लेती है। दोस्तों, अकीरा ने तय कर लिया है कि वो इस बच्ची को अपने साथ ले जाएगी अपने सफर पर, क्योंकि उस बच्ची का कोई परिवार नहीं है। इसके बाद अकीरा एलन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से एलन की तलवार टूट गई। मैंने कहा था कि मैं उस ड्रैगन को हराऊंगी, लेकिन आखिर में मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं एक हीरो बनने के लायक नहीं हूँ और ये डिवाइन स्वॉर्ड, मुझे लगता है कि तुम इसके ज्यादा लायक हो। एलन कहता है कि मैं उस ड्रैगन को बस इसी वजह से हरा पाया क्योंकि तुमने पहले उसे काफी घायल कर दिया था और इसके अलावा इस बच्ची के लिए इकलौती हीरो सिर्फ तुम हो। अब ये बात सुनकर अकीरा थोड़ी आगे बढ़कर उस बच्ची से कहती है कि मुझसे चिपकना बंद करो और अब चलो। और इसके बाद अकीरा और वो बच्ची यहाँ से एक साथ निकल जाते हैं और उनको एक साथ देखकर एलन और लीसे काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर हमें एलन के पिता का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रोजेक्शन के द्वारा एक आदमी एलन के पिता को बताता है, हमने सोचा था कि रेड ड्रैगन किंग उस हीरो को हरा देगा, लेकिन आखिर में वो खुद मारा गया। और वैसे हमें ये भी पता चला है कि उस ड्रैगन को हराने में सेंटेस ने भी हीरो की मदद की है। ये बात सुनकर ब्रैड बोलता है कि काश उन क्ले वुल्फ्स ने उस सेंटेस को खत्म कर दिया होता, हमने उसे खत्म करने की कितनी कोशिश की है। सो तभी उसके पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ ब्रैड। सो ब्रैड कहता है कि पिताजी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हीरो और सेंटेस हमारे हाथ से निकल जाएंगी। उसके पिता कहते हैं कि जब तक वो इन बॉर्डरलैंड्स में हैं तब तक वो हमसे नहीं बच पाएंगी। और इसके अलावा क्या तुम्हें उस एल्फ के बारे में कोई जानकारी मिली
प्रोजेक्शन वाला आदमी कहता है मैं उस एल्फ की जानकारी आपको जल्द ही दे दूंगा, और इसके बाद वो गायब हो जाता है। और इसके बाद ब्रेड के पिता कहते हैं कि हम इस किंगडम से और भगवानों से अपना बदला लेकर रहेंगे। दूसरी ओर एलन को पता चलता है कि एक तलवार बनाने वाली लीसे की दोस्त है जो पास ही के गांव में रहती है। एलन बोलता है कि क्या यहाँ आसपास गांव भी हैं? बीएट्रिस बताती है कि हाँ, उस गांव का नाम ग्रानहोम है और वो तलवार बनाने वाली एक एल्फ है। और तभी लीसे एलन से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से एलन इन सब में फंस गया। एलन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे अभी हम गांव जा रहे हैं, तुम्हें वापस कैपिटल नहीं जाना। लीसे कहती है कि मैं पिताजी को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ, इसी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद रात हो जाती है और रात में एलन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर आग जला लेता है और ये देखकर बीएट्रिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीएट्रिस और लीसे सो चुके हैं और लीसे यहाँ पर सोते हुए एलन के पैर पर अपना सिर रख लेती है और अगले ही पल में जाग जाती है और माफी मांगती है। ये देखकर बीएट्रिस बोलती है कि आप दोनों एंगेज्ड हो तो आप इतना तो कर ही सकते हो। सो लीसे कहती है कि ये मेरा पुराना फियांसी है। सो एलन बोलता है कि अरे तुम मेरी गोदी में सिर रखकर सो सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो लीसे कहती है कि मुझे दिक्कत है। वो वहाँ पर काफी शर्मा रही थी और इसके बाद हम देखते हैं कि लीसे एलन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। और यहाँ पर एलन सोच रहा था कि रीइंकार्नेट होने के बाद मैंने आज तक इस तरीके से अपना वक्त नहीं गुजारा। वैसे हम पहली बार भी एक ऐसी ही चांदनी रात में मिले थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एलन आसमान की ओर देख रहा था। उसी टाइम पर वहाँ पर लीसे आ जाती है। एलन पूछता है कि कौन हो तुम? वो बताती है कि मैं लीसे एडवेस्टेला हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एलन को कुछ समझ नहीं आता। सो लीसे बोलती है कि तुम मेरे मंगेतर हो और ये बात सुनकर एलन भी शर्मा जाता है। और अब प्रेजेंट में एलन कहता है कि जिस जिंदगी की मैं हमेशा से दुआ करता आया हूँ वो शायद से बिल्कुल ऐसी ही है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और ये सभी पहुंच जाते हैं ग्रानहोम विलेज में। और दोस्तों ये गांव बॉर्डरलैंड्स के अंदर ही आता है। और इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर लीसे की दोस्त रहती है। और लीसे को पूरा यकीन होता है कि वो एलन के लिए एक बहुत ही बढ़िया तलवार बना देगी। लेकिन यहाँ पर बीएट्रिस को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि उन्हें तो इस वक्त तलवार पीटने की आवाजें आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत शांति है। तभी एलन जाकर देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। घर के अंदर आकर एलन वहाँ पर टंगे हथियार देखता है जो कि उसकी पुरानी तलवार से उसे काफी बेहतर लगते हैं। लेकिन तभी लीसे कुछ देखकर चिल्ला पड़ती है। एलन आकर पूछता है कि क्या हुआ। हम देखते हैं कि नोएले वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और इस वजह से लीसे काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन तभी बीएट्रिस नोएले को उठाकर कहती है कि क्या आप भूल गईं, ये सब इसके लिए नॉर्मल है। दोस्तों असल में नोएले सो रही थी और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब भी नोएले थकान की वजह से बेहोश हो जाती थी तो हमेशा लीसे ही उसे हील किया करती थी। लेकिन अब लीसे नोएले से काफी वक्त बाद मिल रही है। और दोस्तों बीएट्रिस बताती है कि अगर एक बार नोएले एक तलवार बनाना शुरू कर देती है तो वो ना ही कुछ खाती है, ना पीती है और ना ही सोती है और लगातार तलवार बनाती रहती है। और इसके बाद नोएले को होश आ जाता है और उसे अपने सामने ये तीनों दिखाई देते हैं। वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। बीएट्रिस बोलती है कि ये इस वक्त मेरे साथ लेडी लीसे की हिफाजत कर रहे हैं, ये एलन है। और यहाँ पर नोएले समझ जाती है कि लीसे एलन के लिए एक तलवार बनवाना चाहती है, लेकिन वो इस काम के लिए मना कर देती है क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा बिजी है। ये देखकर एलन पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारी दोस्त है। लीसे कहती है कि हाँ, मैं तो इसे दोस्त मानती हूँ। सो तभी नोएले बोलती है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका काम से क्या लेना देना, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और इसके अलावा पहले से ही इसके पास एक तलवार है। एलन बताता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है और वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। सो इसके बाद नोएले अपने मैजिक से उसकी तलवार को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये तलवार इसकी हद से ज्यादा इस्तेमाल की गई है और उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना भी कर सकता है। और इसके बाद वो एलन के लिए तलवार बनाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा किसी ऐसी तलवार में इंटरेस्ट है जो डिवाइन सॉर्ड को भी सरपास कर दे। और यहाँ पर नोएले काफी ज्यादा सीरियस होती है। तभी बीएट्रिस बोलती है कि एक तलवार जिसे सिर्फ हीरो चला सकता है, जो सिर्फ हीरो के लिए आती है, एक उससे भी ज्यादा ताकतवर तलवार
क्या ऐसा मुमकिन भी है? सो तभी नोएले कहती है कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि एक तलवार बनाने वाला कितना होशियार है। वो तब तक अपनी बेस्ट तलवार नहीं बना सकते जब तक उन्हें ये ना पता हो कि उसे पकड़ने वाला कौन है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा लायक इंसान नहीं मिला है जिसके लिए मैं वैसी तलवार बनाऊं, लेकिन आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तो क्या बोलते हो तुम? नोएले की बातें सुनकर एलन इसके लिए तैयार हो जाता है और ये बात सुनते ही नोएले तलवार बनाने के लिए रेडी हो जाती है और वो इन तीनों को घर से बाहर भी निकाल देती है ताकि वो फुल कंसंट्रेट होकर काम कर सके। लेकिन दोस्तों, घर के अंदर नोएले किसी का नाम लेती है, वेनिसा। और अब फ्लैशबैक में हम एक लड़की को देखते हैं जो तलवार बना रही है। उसके पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी है और यही है नोएले। और वो उस औरत का काम देखकर उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है। और अब प्रेजेंट में नोएले खुद से कहती है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं एक ऐसी तलवार बना कर रहूंगी जो डिवाइन सॉर्ड को भी सरपास कर दे। दूसरी ओर लीसे को नोएले की काफी चिंता हो रही थी। अब नोएले के द्वारा निकाले जाने के बाद ये लोग कहीं और ठहरने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इन पर नजर रख रही थी और अब वो इसकी खबर एक आदमी को देती है। वो आदमी कहता है कि वाह, सेंटस यहाँ पर आई है। ये काफी मजेदार बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वेस्टफील्ड की इंफॉर्मेशन के अनुसार सेंटस की पर्सनल गार्ड तो एक फीमेल नाइट थी, तो फिर उसके साथ वो लड़का क्यों है? हमें इस मामले की और भी गहराई से जांच करनी होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये तीनों शायद से एक होटल में रुक गए हैं, लेकिन एलन काफी ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। सो लीसे कहती है कि क्या तुम एडवेंचर गिल्ड चलना चाहोगे? दोस्तों, उस ड्रैगन को मारने से इन्हें जो चीजें मिली हैं ये उन्हें काफी अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और घर से लात मारकर निकाले जाने के बाद एलन के पास भी पैसे नहीं थे और जब तक तुम उन मटेरियल्स को बेचोगे तब तक मैं और बीएट्रिस जरा टाउन घूम लेंगे। अब ये बात करने के बाद एलन यहाँ से निकल पड़ता है एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए। एलन के जाने के बाद बीएट्रिस लीसे से कहती है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप और मैं इसे संभाल लेंगे? लीसे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एलन इस मामले में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो। आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रही हैं, हमें पता नहीं चलता। दूसरी ओर एलन को हम एडवेंचरर्स गिल्ड में देखते हैं और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जैसे ही ड्रैगन स्किल को देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये आइटम काफी ज्यादा कीमती होते हैं। और इसके बाद वो इन आइटम्स को ब्रांच मैनेजर को दिखाने के लिए चली जाती है और बेचारा एलन अकेला रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन के बगल में एक बुढ़ा खड़ा हुआ था और दोस्तों, ये वही बुढ़ा है जिसको इस बच्ची ने वो रिपोर्ट दी थी। और ये आदमी एलन से कहता है कि क्या मैं तुमसे सारी चीजें डिटेल में पूछ सकता हूँ कि उस ड्रैगन के साथ क्या हुआ? और इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं होरेस हूँ और ये है माइलेन। और दोस्तों, ये लड़की एक ऐसे कबीले से है जिन्हें किंगडम में देख पाना काफी अनयूजुअल होता है। होरेस बोलता है कि हम ट्रैवलर्स हैं जो एडवेंचर्स की स्टोरीज को सुनते हैं ताकि उन्हें लिख सकें। वैसे क्या तुमने अकेले ही उस ड्रैगन को हराया है? एलन कहता है कि अकेले एक ड्रैगन को हरा पाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। होरेस बोलता है तो फिर क्या हीरो ने तुम्हारी मदद की? एलन बोलता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। और अगले ही पल में रिसेप्शनिस्ट एलन को आकर बताती है कि अब हम इन मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन तभी एलन देखता है कि वो बुढ़ा और वो लड़की यहाँ से जा चुके थे। दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं। होरेस बोलता है कि मैं उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना नालायक होगा जिसे भगवान ने एक तोहफा ही ना दिया हो। लेकिन दोस्तों, माइलम को कुछ एलन के बारे में बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन होरेस को एलन मक्खी बराबर लगता है। अगले दिन ये तीनों नोएले के घर आते हैं। नोएले फिर से इन्हें सोई हुई मिलती है। हद से ज्यादा काम करने की वजह से लीसे उसे हील करती है जिससे उसे होश आ जाता है। लेकिन दोस्तों, नोएले तलवार बना चुकी थी, अब तक की बनाई हुई उसकी सबसे बेहतरीन तलवार। एलन उस तलवार को उठाकर देखता है और बोलता है कि ये तलवार तो बहुत अच्छी है। तभी नोएले कहती है कि चलो इसकी ताकत को आजमाते हैं, लेकिन लीसे उसे इस हालत में जाने से साफ साफ मना कर देती है और नोएले भी लीसे को देखकर घबरा जाती है। अब इसके कुछ देर बाद नोएले और एलन जंगल में आ जाते हैं उस तलवार को आजमाने के लिए। नोएले खुद अपनी आंखों से देखना चाहती है कि उसकी ये तलवार कितनी बेहतरीन है और इसी के साथ उसे ये भी लगता है कि इस तलवार में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन तभी एलन पूछता है कि नोएले,
तुम एक स्मिथ क्यों बनी? नोएली कहती है कि क्यों, एक एल्फ तलवार नहीं बना सकती? एलन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बेहतरीन तोहफा होगा जिससे तुम एक बेहतर काम कर सकती हो। लेकिन तभी नोएली रुक जाती है और बताती है कि मुझे एक ड्वार्फ ने पाला पोसा है और मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं और मैं कहाँ पर पैदा हुई। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसके बाद किसी ने मेरी मदद की। वो वेनेसा थी। वो काफी अजीब थी। उसने मुझे तलवार बनाने के बारे में कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मेरे लिए वो मेरी मास्टर थी। ये बात सुनकर एलन बोलता है तो अच्छा, ऐसी बात है। सो तभी नोएली बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी पुरानी बीती हुई बातें बताने लगी? चलो चलते हैं। लेकिन एलन के आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर होरेस और माइलेने आ जाते हैं। होरेस बोलता है कि अरे कितना बड़ा इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। क्या तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आए हो? एलन बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही। होरेस कहता है कि बाद में हमें इस बारे में जरूर बताना। तभी नोएली चिल्ला कर कहती है कि एलन जल्दी यहाँ आओ। एलन कहता है कि आ रहा हूँ। वहीं होरेस और माइलेने भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें देखकर नोएली कहती है कि अरे ये तो नहीं, ये वो नहीं हो सकता। दूसरी ओर माइलेने कहती है कि आखिर उस लड़के का इरादा क्या है, वो हम पर जरा भी शक नहीं कर रहा। होरेस कहता है कि उस पर नजर रखो, हो सकता है कि वो आगे चलकर हमारे लिए परेशानी बन जाए। सो अगले ही पल में माइलेने वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी ओर एलन अपनी तलवार के वार से काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। इतने सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद नोएली उस तलवार को फिर से चेक करती है। दोस्तों, ये नोएली का तोहफा है। वो एक तलवार के बारे में सब कुछ देख सकती है। उसकी तेज धार, उसकी कंडीशंस, हर एक चीज। तलवार को देखकर नोएली सोचती है कि जिस तरीके से ये तलवार को चलाता है वो कितना अनोखा है। इस तलवार पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। और इसके बाद वो एलन को तलवार फिर से दे देती है और बोलती है कि शायद से अब तुम्हें ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स से फाइट करने की जरूरत है। और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए अंधेरा हो जाता है और इस इलाके में काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन आज नोएली को यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। नोएली कहती है कि शायद से तुमसे डरकर सभी मॉन्स्टर्स भाग गए। एलन कहता है कि नहीं, वो मुझसे डरकर नहीं भागे। और इसके बाद एलन अपनी तलवार से कुछ स्लैशेस करता है और अगले ही पल में इन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर नोएली बहुत डर जाती है। एक बीस्ट। और वो बीस्ट देखकर नोएली को कुछ याद आता है। उसकी मास्टर उससे कहती हैं कि यहाँ से भाग जाओ नोएली। लेकिन अगले ही पल में उन पर कोई हमला करके उन्हें खा जाता है। और अब नोएली एलन से कहती है कि इस तलवार से उसे खत्म कर दो। और अब हम देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम नोएली का पास्ट देखते हैं। जब वो छोटी थी, वो कहती है कि तुम्हारा ये काम कब खत्म होगा, मुझे भूख लगी है। लेकिन वेनिसा का पूरा फोकस अपने काम पर होता है। इसी वजह से नोएली वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वहाँ आकर बोलती है कि घर में जो भी बचा कुचा था वो मैंने खा लिया। लेकिन उसके इतना कुछ कहने के बाद भी वेनिसा कुछ नहीं बोलती। वो अपना काम करती रहती है और इस वजह से नोएली गुस्सा होकर एक तलवार उठा लेती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा भारी थी और इसी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। और उसके गिरने के बावजूद भी वेनिसा अपना काम करती रहती है, जिस वजह से नोएली को और भी गुस्सा आ जाता है। अब इसके बाद नोएली पूछती है कि आखिर इस काम को करने में इतना मजा क्या आता है? तुमने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तुम्हें भूख नहीं लगती? लेकिन फिर भी वेनिसा कोई जवाब नहीं देती और नोएली उदास हो जाती है। अब अगली सुबह जब नोएली सोकर उठती है तब वो देखती है कि वेनिसा की तलवार बन चुकी है और अब जाकर वो अपनी जगह पर से उठी है। और अब प्रेजेंट में नोएली एलन से कहती है कि इस तलवार से इसे खत्म कर दो। एलन कहता है कि इसने तो हम पर हमला भी नहीं किया, तो आखिर मैं इसे मारूं क्यों? और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारे बदला लेने की भावना को बढ़ावा दूं। अब ये बात सुनकर नोएली एलन के हाथ से वो तलवार लेकर उस मॉन्स्टर को खुद मारने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी एलन बोलता है कि हमारे हमलों का उस पर कोई असर नहीं होगा। इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है जो किसी भी तरह के हमले को न्यूलिफाई कर देगा और इसके बैरियर को सिर्फ टॉप क्लास के वेपन ही तोड़ सकते हैं, जैसे एक सेक्रेट स्वॉर्ड। और अभी तक तुमने ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाया है जो सेक्रेट स्वॉर्ड को सरपास कर दे। लेकिन अगर तुम अभी भी उस पर हमला करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये कहने के बाद एलन यहाँ से जाने लगता है और नोएली अब उस बीस्ट पर हमला नहीं करती। अब इसके बाद एलन इसकी जानकारी बीएट्रिस और लीसे को देता है। वो दोनों ये बात जानकर हैरान हो जाती हैं कि एक फेंड्रिर
इस गांव के जंगल में है। एलन कहता है कि शायद से कोई उसे यहाँ पर लाया होगा। बीएट्रिस कहती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। एलन कहता है कि मुझे किसी पर शक है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वैसे लीसे, क्या तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया? तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए एक तलवार बनवाने के लिए तो यहाँ पर नहीं आई होंगी। ये बात सुनकर लीसे कहती है कि तुमसे कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल है। आज से 3 महीने पहले हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स में से एक जनरल साइरस की किसी ने हत्या कर दी और उन्हें मारने के बाद वो उनका सिर भी ले गए। कई सारे लोगों ने इस मामले की जांच की, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चला। और शायद से अब तुम ये बात समझ ही गए होगे कि ये काम एक शैतान का है। उनकी ताकतें हमारे लिए अननोन हैं। सो एलन पूछता है कि आखिर एक डीमन एक इंसान को क्यों मारेगा? बीएट्रिस कहती है कि शायद से किंगडम में किसी ने डीमन से हाथ मिला लिया है और हम इस गांव में इसी वजह से आए हैं ताकि हम कुछ सबूत इकट्ठा कर पाएं, क्योंकि इस गांव में सभी प्रकार के लोग आते हैं। तभी एलन कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर उसकी हत्या किसने की होगी, लेकिन मैं एक बहुत ही संदेहजनक पर्सन से मिला हूँ। दूसरी ओर जंगल में हम फेंडर के पास माइलेने को देखते हैं, जो कहती है कि आखिर ये टूटा कैसे? शायद ये उस आदमी के हमले से टूटा है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो उसके लिए नामुमकिन है। अब इसके बाद माइलेने हॉरेस के पास जाती है। हॉरेस उसे बताता है कि जल्द ही हम अपनी चाल चलने वाले हैं, क्योंकि अब इस गांव में रुकना जरा भी मजेदार नहीं है। जाओ, उस एल्फ और उस सेंटेस का सिर मेरे कदमों में लाकर रखो। ये बात सुनकर माइलेने थोड़ी हैरान हो जाती है। उसका एक्सप्रेशन देखकर हॉरेस कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें खून देखना पसंद नहीं? और इसके बाद वो माइलेने के पास जाकर कहता है कि तुम मेरी बात समझी या नहीं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि माइलेने के गले पर एक अजीब सा स्पेल लगा है और अगले ही पल में उसकी आंखों से चमक गायब हो जाती है। दूसरी ओर हम नॉयले को काम करता हुआ देखते हैं, जो काफी मेहनत से अपना काम कर रही थी, क्योंकि एलन ने उसे बताया था कि अगर ये तलवार अच्छे तरीके से रिफाइन हो जाए तो इससे उस फेंडर पर हमला किया जा सकता है। इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। नॉयले कहती है कि मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। एलन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम कोई भी लापरवाही नहीं करोगी। और दोस्तों, अब नॉयले काफी ज्यादा थक जाने के बाद भी अपना काम करना जारी रखती है और इसी वजह से थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नॉयले की आंखों के सामने वेनिसा उस फेंडर से लड़ रही थी। उस फेंडर के साथ वहाँ पर एक आदमी था जो वेनिसा से कहता है कि तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तभी वेनिसा फेंडर पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन फेंडर के ऊपर लगे हुए बैरियर से उसकी तलवार ही टूट जाती है और अगले ही पल में फेंडर वेनिसा को खत्म कर देता है। और इसके बाद वो नॉयले को देखकर उसकी ओर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से उस पर बिजली गिरती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि शायद से ये हीरो का काम है। दोस्तों, ये अकीरा होती है जो फेंडर पर एक और बार लाइटनिंग से हमला करती है, लेकिन इस बार फेंडर को कुछ नहीं होता। इसी वजह से वो अपनी तलवार के साथ उस पर हमला करती है, जिससे फेंडर घायल हो जाता है। और ये देखकर वो आदमी फेंडर के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। और अब इसके बाद नॉयले वेनिसा की लाश के पास आती है और अकीरा से कहती है कि आखिर क्यों तुम उस पर इतनी आसानी से हमला कर सकी? क्या उसकी तलवार इतनी बेहतर नहीं थी? और अब नॉयले वेनिसा की तलवार को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है और यही सपना देखते हुए नॉयले की आंख खुल जाती है। उसे काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि शायद से लीसे यहाँ पर आई होगी, लेकिन वहाँ पर एलन था जो नॉयले पर अच्छे से नजर रखे हुए हैं। दूसरी ओर नॉयले का काम खत्म हो जाता है। उसने इस तलवार में काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स कर दी हैं। अब अगले सीन में नॉयले उस तलवार को लेकर जंगल में आती है, क्योंकि वो खुद उस फेंडर को खत्म करना चाहती थी। इसी वजह से वो जंगल में अकेली आती है। अब फेंडर के पास आकर जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है, फेंडर जाग जाता है और उसे दूर फेंक देता है। और इसके बाद दोस्तों, वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने वेनिसा को खत्म किया था, और यही आदमी अब लीसे और नॉयले को खत्म करना चाहता है। फेंडर के एक हमले से ही नॉयले की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो आदमी कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हारी तलाश कर रहा था। नॉयले कहती है कि तुम वेनिसा की तरह मुझे भी मारना चाहते हो, है ना?
नोएले की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि वेनिसा, अच्छा तो तुम वही एल्फ हो जो उस रात उस ड्वार्वन स्मिथ के साथ थी। सच में लगता है मास्टर और स्टूडेंट दोनों ही फेंडर के हाथों मारे जाने वाले हैं। ये बात सुनकर नोएले उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन तभी फेंडर नोएले पर ही हमला करके उसे वहीं गिरा देता है और अब नोएले हिल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी नोएले के पास आकर बोलता है कि इससे पहले कि फेंडर तुम्हें खा जाए, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम मेरी सेवा करोगी? मैंने सुना है कि तुम में एक अनोखी ताकत है और अगर फेंडर तुम्हें खा जाएगा तो वो ताकत वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारी वो ताकत है द आइज ऑफ द फेयरी सोवरेन ग्राहम साइट। इस दुनिया में सिर्फ 5 ही अनोखे तोहफे हैं और तुम्हारा उनमें से एक है। और तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। मेरी सेवा बहुत सारे लोग करते हैं और भले से ही मुझे देखकर ऐसा ना लगे, लेकिन मैं बहुत नरम दिल इंसान हूँ। एक लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो जा सके, इसी वजह से मैंने उसे अपने साथ रख लिया। वैसे उसका गांव तबाह करने वाले भी हम ही थे। और ये कहते हुए वो हंसने लगता है। ये देखकर नोएले कहती है कि तुम एक शैतान हो और तुम्हारा साथ देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम काफी समझदार होगी, लेकिन। और इसके बाद वो आदमी फेंडर को हमले का इशारा करता है और इसके बाद फेंडर नोएले पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोई फेंडर पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और ये होता है एलन। एलन को देखकर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को कम समझा, मुझसे ये गलती हो गई। वैसे तुम यहाँ पर अपने साथी की मदद करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें तो एक दूसरा काम भी मिला था, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्रिंसेस की हिफाजत करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। दूसरी ओर लीजे जहाँ पर होती है उस कमरे का दरवाजा खुलता है। दोस्तों, माइला ने गायब होकर लीसे को मारने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पर लीसे नहीं होती। दोस्तों, हम देखते हैं कि बीएट्रिस और लीसे वहीं पीछे छिपे हुए थे और अब माइला ने उनकी नजरों के सामने आ जाती है। दूसरी ओर एलन कहता है, तुम्हारा मतलब वो लड़की जो खुद को गायब कर सकती है? मुझे इस बात का पहले से ही शक था, इसी वजह से मैं एक बैरियर वहाँ पर लगा कर आया हूँ जो इनविजिबिलिटी को न्यूलिफाई कर देगा। अपने पिछली जिंदगी में मैं ऐसी काफी सारी चालें देख चुका हूँ। वो आदमी कहता है कि पिछली जिंदगी? क्या बकवास कर रहे हो, और इसके अलावा तुम उसे कमजोर मत समझना। दूसरी ओर माइला ने और बीएट्रिस लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएट्रिस भारी पड़ रही थी और वो माइलेने पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी लीसे उसे रोक देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर माइलेने बीएट्रिस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और इसके बाद वो लीसे को भी पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपनी चाकू लगा देती है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही बीएट्रिस पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। और ये सब एलन यहीं से देख लेता है और बोलता है कि तुम्हारी वो असिस्टेंट तो हार चुकी है। हॉरिस कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। एलन बोलता है कि तुम जो चाहे वो सोच सकते हो। अब ये देखकर हॉरिस कहता है कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर मेरा पकड़ा भारी है, क्योंकि एक सेक्रेट स्वॉर्ड के बिना तुम फेंडर को खरोच भी नहीं पाओगे। और इसके बाद हॉरिस फेंडर को हमला करने का इशारा करता है। अब जैसे ही फेंडर उन पर हमला करने के लिए आता है, नोएले को याद आता है कि वेनिसा के साथ क्या हुआ था और यहाँ पर फेंडर एलन की ओर आगे बढ़ रहा था और तभी एलन भी फेंडर पर हमला कर देता है, जिसके बाद फेंडर का काफी खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर हॉरिस काफी हैरान हो जाता है और इसके बाद वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, हॉरिस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है। वहीं इसके बाद एलन नोएले को लेकर जंगल से जाने लगता है और एलन नोएले को हील कर चुका है और वो बस अब सो रही है। और ऐसे ही एलन लीसे के पास आ जाता है। लीसे एलन के पास जाती है और पूछती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना? एलन कहता है कि हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और तभी नोएले को भी होश आ जाता है और वो खुद को एलन की पीठ पर देखकर हड़बड़ाने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना मुझे कैसे उठाया? मुझे नीचे उतारो। अब इसके बाद वो कमरे में आते हैं जहाँ पर लीसे और बीएट्रिस ने माइलेने को बांध कर रखा है और हमें पता चलता है कि ये लड़की हॉरिस के स्पेल से बाहर आ चुकी है और अब ये अपनी मर्जी से बोल पाएगी। बीएट्रिस कहती है कि अगर अभी भी इसने हमें कुछ नहीं बताया तो हम इसे कैपिटल लेकर जाएंगे और वहाँ पर इससे पूछताछ करेंगे। लीसे कहती है कि मुझे नहीं लगता
कि ये एक बुरी पर्सन है। बेatrice बोलती है कि वो आपको मारने ही वाली थी। सो लीसे बोलती है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी और शायद से कोई इसके आने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तभी माइलेने बोलती है कि उन्होंने सब कुछ चला दिया, मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची। ये बात सुनकर नोएले याद करती है कि उसके बेहोश होने के बाद वेनिसा उसे अपने साथ ले जा रही थी। नोएले वेनिसा से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। वेनिसा कहती है कि हमारे घर पर। और उसकी बात सुनकर नोएले हैरान हो जाती है और इसके बाद नोएले माइलेने के पास जाकर उसकी रस्सियों को काट देती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुकती हमारे घर पर। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या ये लड़की मेरे साथ रह सकती है। सो बेatrice बोलती है कि अगर इसने फिर से प्रिंसेस पर हमला करने की कोशिश की तो अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इसे पकड़कर बहुत डांट लगाऊंगी। नोएले की ये बातें सुनकर माइलेने की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये देखकर एलन मुस्कुराता है और बोलता है कि शायद से एक दिक्कत अब कम हो गई है। और इसके अगले सीन में हम एलन को जंगल में देखते हैं। वहाँ पर एलन अपनी तलवार निकालकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश करता है जिस वजह से आसपास की जगह तबाह होने लगती है। दूसरी ओर हम हॉरेस को देखते हैं जो बचकर काफी दूर आ गया था और वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर वो था कौन। लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि उसकी ओर एक रोशनी आ रही है और दोस्तों ये वही एलन का हमला होता है जो सीधा आकर हॉरेस में लगता है। और अब हॉरेस काफी ज्यादा हैरान था लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक डीमन आ रहा है जिससे हॉरेस बहुत घबरा जाता है। और इसके बाद जब एलन हॉरेस के पास पहुंचता है तब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, कोई पहले ही हॉरेस को खत्म कर चुका था। अब इसके बाद वेस्टफेल्ड फैमिली के घर पर वही डीमन अपीयर होता है और कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। सो ब्रेड बोलता है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी तुम अब तक उस एल्फ और प्रिंसेस को नहीं मार सके। शायद से डीमंस इतने ज्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं होते। ये बात सुनकर वो डीमन कहता है कि हम उस सेंटेस और एल्फ को बाद में देख लेंगे और उसके बाद हीरो और आर्क बाई शॉप को हैंडल करेंगे। सो तभी ब्रेड कहता है कि पिताजी आर्क बाई शॉप को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो कहता है कि क्या तुम उसका सामना कर पाओगे। ब्रेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसके जैसा नालायक नहीं हूँ। सो दोस्तों जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि हर एक चीज के पीछे एलन के पिता का हाथ है। पार्ट 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लीसे छोटी थी और ये लोग कहीं जा रहे थे। लीसे के साथ एक गार्ड भी था लेकिन तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है जिस वजह से वो गार्ड बाहर मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए चला जाता है। बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और तभी अचानक लीसे पर भी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है लेकिन लीसे को बचाने के लिए उसका गार्ड आ जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर उस गार्ड पर ही हमला करके उसे बेहद जख्मी कर देता है। लेकिन फिर भी वो गार्ड हार नहीं मानता और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है लेकिन इस वजह से वो खुद भी खाई में गिर जाता है और ये सब देखकर लीसे बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी गांव में होते हैं। गांव वालों से इन्हें पता चलता है कि गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला है, द रिटर्निंग स्पिरिट्स फेस्टिवल, जहाँ पर ये लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं का स्वागत करते हैं। और ये फेस्टिवल इस गांव का बहुत पुराना रिवाज है जिसको ये हर साल अजीब से कपड़े पहनकर डांस करते हुए मनाते हैं। लेकिन इसके बाद लीसे पूछती है कि क्या आप लोगों ने एक सिल्वर आर्मर पहने हुए आदमी को देखा है। वो तीनों कहते हैं नहीं, हमने नहीं देखा। दूसरी ओर एलन सोच रहा था उस बातचीत के बारे में जो इन्होंने आज सुबह की थी कि आखिर एक जनरल को किसने मारा होगा। सो तभी नोएले कहती है कि मैंने एक एडवेंचर से सुना है एक गांव के बारे में जहां पर एक भूत आता है। वो भूत सिल्वर आर्मर पहने हुए खून में भीगा हुआ रात में कब्रिस्तान के पास घूमता है। ये कहानी सुनते हुए बेatrice कुछ आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है जो देख नोएले और माइलेने बेatrice से कहती हैं कि तुम्हें तो सच में बहुत ज्यादा डर लगता है। सो बेatrice उनके साथ बहस करने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तभी लीसे कहती है कि चलो हम उस गांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चलते हैं। ये बात सुन एलन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस गांव के लोग मरे हुए को जिंदा करना जानते हों। वहीं पर नोएले और माइलेने बेatrice को डरपोक कह रही थीं और इस बात को लेकर वो तीनों फिर से बहस करने लगती हैं। अब प्रेजेंट में एलन कहता है कि नोएले ने किसी कब्रिस्तान का भी जिक्र किया था, है ना, चलो वहीं चलते हैं।
अब इसके बाद ये तीनों कब्रिस्तान में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद इन्हें कुछ आवाज आती है और ये देखते हैं कि इनके पीछे एक आदमी होता है। और दोस्तों ये वही आदमी है जो उन 2 आदमियों के साथ था। अब इसके बाद ये आदमी इन तीनों को गांव के मुखिया के घर लेकर आता है ताकि ये तीनों उससे कुछ जानकारी ले पाएं। एलन पूछता है कि आखिर तुम उस कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि मैं तो बस वहीं से गुजर रहा था और तुम तीनों को देखकर मैं तुम्हारे पास आ गया, अब मैं चलता हूँ। अब इसके बाद हम इन तीनों को मुखिया के साथ देखते हैं और वो भी यही बात कहता है कि हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो इन तीनों को ये ऑफर भी देता है कि आज रात ये तीनों यहीं रुककर कल होने वाले फेस्टिवल को देखें। एलन उसकी ये बात मान लेता है। अब इसके बाद हम लीसे को देखते हैं और वो अपने अंकल के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन जब वो गार्डन में होती है तब उसके अंकल वहाँ आते हैं, लेकिन लीसे को लगता है कि ये उसके पिता हैं। सो वो तेजी से दौड़कर उनके पास चली जाती है, जिस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। सो लीसे कहती है कि आप मेरे पिता जैसे ही हो। ये बात सुन उसके अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था क्योंकि मैं एक युद्ध में जा रहा हूँ। ये सुन लीसे पूछती है तो फिर आप मुझसे मिलने फिर कब आओगे। वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द आऊँगा। लेकिन लीसे तुम मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि हमें दूसरों पर यकीन रखना चाहिए। वो यकीन ही हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करता है। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए लीसे को कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर आकर खिड़की से देखती है तब उसे एक आदमी दिखाई देता है सिल्वर आर्मर पहने हुए। लीसे को लगता है कि ये आदमी उसके अंकल हैं, इसीलिए वो उस आदमी के पीछे जंगल में जाने लगती है। जंगल में आगे जाते हुए वो कब्रिस्तान के पास पहुंचती है और चारों ओर अपने अंकल को देखने लगती है। लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक आदमी निकलता है जो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था और इसी के जैसे वहाँ से कई सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे, जिन्हें देख लीसे डर जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असल में लीसे ये ख्वाब देख रही थी और नींद में चिल्लाने की वजह से एलन उसके कमरे में आ गया था। एलन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उस सपने को देखने की वजह से लीसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो तभी एलन को पकड़ लेती है और उससे वहीं रुकने को कहती है। अब लीसे को इतना ज्यादा डरा हुआ देख एलन भी वहीं रुक जाता है। अब इसी तरह अगला दिन आता है और फिर शाम हो जाती है। गांव के लोग भूत वाले कपड़े पहनकर फेस्टिवल मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। गांव के लोगों ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी आग भी लगाई थी और इसके बाद वो वहाँ अजीब सा डांस करने लगते हैं, जो देख बीएट्रिस कहती है कि इनका ये फेस्टिवल किसी रिचुअल की तरह लग रहा है जिसमें मुर्दों को जिंदा किया जाता है। ये बात सुन लीसे बड़े गौर से इनके इस फेस्टिवल को देखने लगती है। वहीं एलन अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन तभी इनके पास ये बंदा आता है और कहता है कि आप तीनों भी जाकर डांस क्यों नहीं करते। लेकिन इसके लिए बीएट्रिस और लीसे मना कर देती हैं। लेकिन एलन अपने डिवाइन आइज का यूज करके ये चेक कर लेता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक होता है, जिस वजह से वो डांस करने के लिए चला जाता है और बीएट्रिस भी उसके साथ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद लीसे को किसी की आवाज आती है। इस बार लीसे को सच में सिल्वर आर्मर पहने वो आदमी दिखाई देता है। सो वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी उसके सामने से गायब हो जाता है। लेकिन लीसे अभी भी उसी ओर जा रही थी और इसी तरह उस आदमी को ढूंढते हुए लीसे जंगल में आ जाती है और अब लीसे को अपने सामने वही आदमी दिखाई देता है। उसके अंदर से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। लीसे कहती है कि पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लीसे कहती है कि आप मेरे लिए मेरे पिता ही हो। आपके उस खाई में गिरने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप हमें नहीं मिले। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आप जिंदा होंगे। आप इतने वक्त से कहाँ थे। वो कहता है कि मैं एक जगह छुपकर बदला लेने की तैयारी कर रहा था। मेरा बड़ा भाई यानी तुम्हारे असली पिता, उन्होंने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे पिता उन सभी को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ अनोखे गिफ्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, जैसे अनोखे हथियार बनाने की ताकत, एक ड्रैगन को खत्म करने की ताकत, किसी भी तोहफे को जानने की ताकत, युद्ध में हर बार विजयी होने की ताकत और आखिर में
तुम्हारी सेंटेंस की ताकत। ईश्वर ने तुम सभी को अनोखे तोहफे दिए हैं, इसीलिए तुम सभी को मारने की कोशिशें की जा रही हैं। तुम्हारे पिता को लगता है कि ये सभी ताकतें एक साथ मिलकर पूरे साम्राज्य को खत्म कर देंगी और इसी वजह से वो तुम सभी को खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, इसीलिए लीसे मेरा हाथ थाम लो। लेकिन लीसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि अगर हम सही से बात करेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया है कि हालात कैसे भी हों लेकिन हमें दूसरों पर यकीन रखना चाहिए। ये बात सुन उसके अंकल अपनी ताकत से हवा में उड़ते हुए लीसे से कहते हैं कि तुमने तो मेरा साथ देने से मना कर दिया, लेकिन तुम्हारा मर्द शरीर मुझे इनकार नहीं करेगा। और इसके बाद वो लीसे के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन लीसे को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है एलन। लीसे पूछती है कि एलन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन बताता है कि वो सब कुछ देख रहा था। वहीं एलन को देखकर अंकल कहते हैं कि तुम तो लीसे के पुराने फियांसी हो, है ना, द लूजर। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एलन अपने स्पेल ब्रेक मैजिक का यूज करके अंकल को काबू कर रहे धागों को तोड़ देता है। यानी कि दोस्तों, कोई अंकल को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा रहा था, जिसके बाद अंकल होश में आ जाते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। लीसे, मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम पर अपनी तलवार तानी, लेकिन वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। और इसके अलावा तुम्हारे पिता बिल्कुल भी गलत नहीं है, हर एक चीज के पीछे डीमंस का हाथ है। लेकिन शाही खून को लेकर जो मेरी नफरत है वो असली है। मैं राजा का छोटा भाई हूँ, इसी वजह से कई लोगों ने मेरे और तुम्हारे पिता के बीच गलतफहमियां लाने की कोशिश की हैं। और जब मुझे इन बातों का पता चला तो मैंने अपनी पोजीशन को छोड़कर सब कुछ शुरुआत से शुरू करने का फैसला लिया। और इसी तरह मैं हमारी प्रीमियर नाइट स्क्वाड्रन का वाइस कैप्टन बना। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में सुकून सिर्फ तुम्हें देखकर मिलता था लीसे। वैसे अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एलन, मैं तुमसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। तुम लीसे का ख्याल रखना, वो थोड़ी बेवकूफ है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। एलन कहता है कि अगर आप मुझसे ना भी कहते तब भी मैं उसका ख्याल रखता। अंकल कहते हैं कि शुक्रिया। वैसे दूसरी बात यह है कि चलो तुम मेरे साथ एक मुकाबला करो। ऐसा करने से लीसे एलन को रोकती है, लेकिन एलन कहता है कि इन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए वो देखना चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी के लायक हूँ भी या नहीं। ये बात सुन अंकल कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। वैसे इस वक्त मैं तुमसे एक पिता, एक मर्द और एक नाइट की तरह मुकाबला करने वाला हूँ। अब इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने लगते हैं। अंकल कहते हैं कि आज की रात द रिटर्निंग स्पिरिट फेस्टिवल है, सभी आत्माएं धरती पर आकर आसमान में वापस चली जाएंगी। वहीं इन दोनों को लड़ता हुआ देख लीसे याद करती है जब उसने अपने पिता से पूछा था कि आप बहुत ताकतवर हो, है ना? आप डरावने मॉन्स्टर्स से मेरी हिफाजत करोगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तब तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा जब तक मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई आ नहीं जाता। और यही याद करते हुए लीसे की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तभी बारिश भी होने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पर एलन अंकल को हरा चुका था और अंकल लीसे से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी इन आंखों में आंसू आए, लेकिन अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी ही थी और जब भी तुम मुझे पिता कहकर बुलाती थी इससे मुझे बेहद खुशी होती थी, लेकिन हर बार तुम्हें खुद से दूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। लीसे भी रोते हुए कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ पिताजी। और तभी अंकल अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं और लीसे उनकी छाती से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अब बारिश रुकने के बाद हम देखते हैं कि फेस्टिवल खत्म हो चुका है और हम एलन को एक जगह पर देखते हैं। एलन के पास मुखिया आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस बात का अंदाजा कब हुआ? एलन कहता है कि शुरुआत से ही मुझे ये पता था कि इस गांव में बहुत सारे मृत लोग हैं जिन्हें तुम कंट्रोल कर रहे हो। ये सुन मुखिया पूछता है तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? एलन कहता है कि इस गांव में जिंदा और मुर्दा
दोनों शांति से रहते हैं। मुखिया कहता है कि मैं एक शैतान हूँ, तुम अब भी मुझे जिंदा छोड़ोगे। एलन कहता है कि एक डीमन होने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। लेकिन अगले ही पल में जमीन के अंदर से कई सारे मृत शरीर बाहर निकलते हैं और वो एलन पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। और ये सब मुखिया कर रहा है ताकि वो एलन को भी अपने हाथों की कठपुतली बना पाए। लेकिन एलन अपने मैजिक का यूज करके उन सभी धागों को तोड़ देता है जिनसे मुखिया इन मृत शरीरों को कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद एलन अपनी तलवार से वार करके सभी मृत शरीरों के साथ साथ मुखिया के भी 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद ये सभी गायब हो जाते हैं और मुखिया के पास से एलन को एक पत्थर मिलता है। दूसरी ओर वो डीमन एलन के पिता को आकर बताता है कि वो फिर से फेल हो गए हैं, फिर से ली से इनके हाथ से बच निकली है। लेकिन इससे इनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आर्क बाइशॉप्स का सिर अब इनके हाथों में है। दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जो शायद से फिर से नोएले के गांव में जा रहे हैं। और यहाँ पर एलन उस पत्थर को चेक करते हुए कहता है कि इसमें से जो ताकत निकल रही है वो ब्रेड की है। और हमें पता चलता है कि अंकल के शरीर का सिर्फ सिर ही उनकी असली बॉडी का हिस्सा था। और दूसरी ओर वो जनरल जो अपने सिर के बिना मरा पड़ा मिला। और तभी लीसे को एक मैसेज मिलता है कि जनरल साइरल वापस लौट आए हैं। जो बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी यहाँ सीन बदलता है और हमें ब्रेड का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन और ब्रेड की माँ के मरने के बाद उनके पिता भी बिल्कुल बदल गए और ब्रेड भी हमेशा डरा हुआ रहने लगा। जब भी वो अपने पिता को अपनी कोई अचीवमेंट दिखाता, उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमेशा ब्रेड को एलन के साथ कंपेयर किया जाता कि एलन कितना होशियार है और ब्रेड हमेशा अपना वक्त बर्बाद करता रहता है, जिससे ब्रेड को हर एक चीज से नफरत होने लगी। जब भी एलन उससे बात करने के लिए आता, वो उसे खुद से दूर कर देता और ये सिलसिला हमेशा चलता रहा तब तक जब तक एलन को पिता ने परिवार से नहीं निकाला। वैसे ब्रेड ये सब कुछ अपने ख्वाब में देख रहा था। जागने के बाद ब्रेड अपने पिता के पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। वो देखता है कि उसके पिता हंसते हुए कहते हैं कि चलो अपना बदला शुरू करते हैं। बदला इस साम्राज्य से, बदला भगवानों से। और यहाँ ब्रेड अपने मन में कहता है कि सिर्फ मैं इस साम्राज्य पर राज करने के लायक हूँ। दूसरी ओर राज्य में बस चारों ओर यही बातें हो रही थी कि जनरल मरने के बाद फिर से लौट आए हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके बाद हम कैप्टन एडवर्ड और उसके चेले को देखते हैं। चेला पूछता है कि कैप्टन आपको क्या लगता है, ये जो जनरल आया है कहीं वो कोई बहरूपिया तो नहीं? जिस पर कैप्टन कहता है कि क्लर्क, चाहे वो कोई बहरूपिया हो या भूत, हम प्रीमियर नाइट स्क्वाड्रॉन अपना काम करेंगे। अगर कोई भी किंगडम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद कैप्टन कहते हैं कि साइरल ने इस किंगडम की हिफाजत एक लंबे वक्त तक की है, इसीलिए हम उसकी इच्छा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये दोनों एक गली से गुजरते हैं, इनके सामने एक पर्सन आ जाता है। ये होता है आर्क बाइशॉप। उसे देख कैप्टन एडवर्ड बोलता है कि आखिर तुम बिना किसी हिफाजत के यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। एडवर्ड उसके साथ अकेला जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त इनके लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लर्क उसे जाने से रोकता है, लेकिन एडवर्ड उसकी एक नहीं सुनता और वो आर्क बाइशॉप के साथ जाने लगता है। अब इसके बाद आर्क बाइशॉप एडवर्ड को ट्रेनिंग ग्राउंड्स के पास लेकर आता है और अगले ही पल में एडवर्ड के पीछे से गायब हो जाता है। अब एडवर्ड इस जगह पर बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। लेकिन एडवर्ड वक्त रहते अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं एलन के पिता वेस्टफेल्ट क्रेग होते हैं। अब इसके बाद क्रेग कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदले एडवर्ड कहता है कि हाँ, वैसे हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना क्रेग? मैंने तुम्हें उस दिन के बाद नहीं देखा, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? जिस पर क्रेग हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, आर्क बाइशॉप अब हमारा है। और इसके बाद वो एडवर्ड पर हमला कर देता है। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। एडवर्ड पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है? क्रेग कहता है कि मैं कई मर्तबा
तुम्हारे साथ इस तरीके से मुकाबले कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इस दुनिया की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम ब्रैड को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। वो यहाँ याद करता है उस दिन ब्रैड ने अपने भाई से पूछा कि आखिर हमारी माँ सो क्यों रही हैं। एलन कहता है क्योंकि वो मर चुकी हैं। ब्रैड पूछता है लेकिन क्यों? एलन बताता है क्योंकि सभी एक दिन मरते हैं। और इसके बाद एलन ब्रैड का हाथ थाम लेता है। इसके बाद जब रात में ब्रैड सो नहीं पाता तब एलन उसके पास आता है। ब्रैड उससे पूछता है कि भाई क्या मैं एक फीलर हूँ? एलन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रैड कहता है लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि मैं एक फेलर हूँ, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और ये कहने के बाद ब्रैड वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अब इसके बाद जब ब्रैड का लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगता है तब उसके पिता उसकी तारीफ करते हैं और एलन का लेवल ना बढ़ने की वजह से उसे एक फेलर कहते हैं। इस बात से ब्रैड को बुरा लगता है। अब जरा बड़े होने के बाद ब्रैड एलन से पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता? सब तुम्हें एक फेलर कहते हैं। दोस्तों, एलन से कोई कुछ भी कहता रहे, वो हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसे सब कुछ सही है। तुम वेस्टफील्ड फैमिली की राजगद्दी संभालने के लायक नहीं हो, वो मैं हूँ। ये बात सुन एलन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है ब्रैड, लेकिन भगवान ना करे अगर तुम कोई गलत रास्ता चुन लेते हो तो। लेकिन तभी ब्रैड का वो ख्याल टूट जाता है। आखिर मैं वो सब क्यों सोच रहा हूँ? तभी अचानक ब्रैड के सामने एक पर्सन अपीयर होता है और कहता है कि हमारा काम अच्छे से हो रहा है, तुम्हारा क्या? ब्रैड बताता है कि हमने आर्क बाई शॉप की मदद से एडवर्ड को बुला लिया है। वो पर्सन कहता है लेकिन उसका तोहफा थोड़ी दिक्कत दे सकता है। वो 1 मीटर के दायरे में किसी दूसरे के तोहफे को न्यूलीफाई कर सकता है, इसी वजह से उसका निकनेम डिजास्टर है। ब्रैड कहता है कि मेरे पिता उसे संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम इस बार अपना काम सही से कर पाओगे? तुम हमेशा फेल होते हो। लेकिन तभी अचानक वहाँ दूसरा पर्सन अपीयर होकर कहता है कि हीरो आ चुका है, तो क्यों ना हम जरा प्रीमियर नाइट स्क्वाड्रॉन के साथ खेलें। और इसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि हम अपनी ताकत तुम्हारे साथ साझा कर रहे हैं, इसी वजह से कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ब्रैड कहता है कि मैं कोई गलती नहीं करने वाला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस किंगडम में अकीरा आ जाती है और सारा भी उसके साथ थी। और यहाँ पर सारा अकीरा को ही पकड़े हुए थी क्योंकि उसे भीड़ में खो जाने का डर था। ये देख अकीरा सारा का हाथ थाम कर कहती है कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगी जहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दोस्तों अकीरा का पीछा किया जा रहा था। वहीं अकीरा सारा के साथ एक सुनसान सी जगह पर आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम कब तक छुपे रहोगे। और इसके बाद वहाँ पर कई सारे बंदे अपीयर हो जाते हैं। अकीरा इन्हें काफी वक्त पहले ही नोटिस कर चुकी थी और अकीरा इनसे घिरी हुई थी। अकीरा कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम सभी मुझे हरा दोगे? वो कहते हैं कि नहीं, अगर तुम अकेली होती तो हम तुम्हें नहीं हरा पाते। और तभी एक बंदा अपने मैजिक का यूज करता है जिससे अचानक ही सारा का सिर दर्द करने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सारा के गांव के हर एक शख्स पर ये मैजिक सिगिल इंस्क्राइब्ड है। ये मार्क इनकी जिंदगी की ताकत का इस्तेमाल करके फट जाता है। जैसे ही ये आग के कांटेक्ट में आएगी ये फट जाएगी। तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम इसके साथ मरोगी या फिर इसे छोड़ दोगी? और तभी सारा जैसे ही अकीरा से दूर होने लगती है, अकीरा कहती है कि एक हीरो कभी नहीं भागता। लेकिन तभी वो विलेंस उन पर आग से हमला कर देते हैं। दूसरी ओर हम क्लार्क को देखते हैं जो कैप्टन एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल चुका है क्योंकि उसे उनकी काफी चिंता हो रही है। लेकिन तभी अचानक इनके सामने वही काले लिबास वाला शख्स अपीयर हो जाता है और यहाँ क्लार्क उसे देखकर ही समझ जाता है कि ये सभी मिलकर भी इसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तभी वो पर्सन कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई बताता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम जनरल साइरल और आर्क बाई शॉप को एक साथ देखते हैं। वैसे दोस्तों जनरल साइरल को कंट्रोल करने वाला ब्रैड होता है। सो साइरल कहता है कि मैंने आप सभी को यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए बुलाया है। सभी भगवान तुमसे झूठ कहते हैं, गिफ्ट्स
हमारे लिए ब्लेसिंग्स नहीं होती? जरा सोचो, तुम्हें मिलने वाला तोहफा जरा डिफरेंट होता तो? तुम में से कई लोग अपनी ब्लेसिंग सेरेमनी के टाइम पर बहुत उदास होते हैं। तुम्हारे गिफ्ट अलग होने की वजह से तुम वो नहीं कर पाते जो तुम करना चाहते थे। ये गिफ्ट तुम्हारी जिंदगी तय करते हैं और तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेते हैं। हम लोग भगवान के गुलामों से ज्यादा कुछ भी नहीं हैं। हम उनके हाथों की कठपुतलियां हैं, लेकिन हम इस गुलामी से बच सकते हैं। अपने तोहफों को त्याग कर हम भगवान की गुलामी को छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वैसे इनकी ये बातें लोगों को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन ये फिर से कहते हैं कि आप सभी के संदेहों को दूर करने के लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब इसके बाद इनके सामने ब्रैट आता है। उसे वहाँ देख लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ब्रैट कहता है कि सभी जरा वहाँ देखिए। दोस्तों, जनता के पीछे एक बीस्ट था। ब्रैट कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे बहुत काम का है। इसकी ताकत 10,000 सोल्जर्स के बराबर है और हमने खुद इसको टेस्ट किया है। अब जनरल साइरल के ये कहने की वजह से लोगों को इस बात पर यकीन हो जाता है और इसके बाद ब्रैट कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी मैरियोनेटी से इसे काबू कर सकता हूँ। मैरियोनेटी एक बड़ी ही बेमिसाल ताकत है। अगर आप सभी अपने तोहफों को त्याग भी देते हैं, तब भी इस ताकत का उपयोग करके आप पहले से ज्यादा ताकतवर रहेंगे और ये ताकत हमेशा आपके अंदर रहेगी। अब ये बातें सुन लोग इनकी बातों में आने लगते हैं, लेकिन एक दिक्कत अभी भी है। अगर ब्रैट की मौत हो गई तब? ब्रैट कहता है कि ये बात तो सच है कि गिफ्ट्स के जाने के बाद ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं पाएंगे और इसी वजह से ये लोग हमारे पास हैं। और इसके बाद जैसे ही वो पर्सन अपनी पोशाक हटाता है, सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये एक डीमन होता है। ब्रैट कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने डीमंस के साथ एक समझौती भरा रिश्ता कायम कर लिया है और इन्हीं की मदद की वजह से हम आप सभी के सामने वो सच्चाई ला पाए हैं जिसने हमें जागरूक बनाया। और ये लोग हमें वो ताकत देंगे जो हमारे गिफ्ट्स को रिप्लेस करेगी। हमें गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें बस इन डीमंस के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है और इसके बाद हम सभी वो जिंदगी जी पाएंगे जिसकी हमने कभी ख्वाहिश की थी। और दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और ब्रैट यहाँ मन में कहता है कि बिल्कुल इसी तरह मेरी प्रशंसा करो, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। वहीं दूसरी ओर क्रेग और एडवर्ड अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और क्रेग एडवर्ड पर भारी पड़ रहा था। दोस्तों, क्रेग का जो तोहफा है वो न्यूलीफाई हो चुका है, लेकिन फिर भी क्रेग में बहुत ज्यादा ताकत है और क्रेग यहाँ कहता है कि तुम सभी हमेशा से गिफ्ट्स को बहुत महान समझते आए हो, लेकिन एक इंसान का लेवल ही उसकी असली ताकत होता है और अपने लेवल को बढ़ाकर तुम्हें एक भगवान तक को मारने की ताकत मिल जाती है। दूसरी ओर क्लार्क उस पर्सन से कहता है कि भले ही गिफ्ट्स हमें मैनिपुलेट करते हों, लेकिन फिर भी हम नाइट्स हैं और इस किंगडम की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। हम इस राज्य के लोगों की हिफाजत करेंगे। ये बात सुन वो डीमन गायब होकर एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है और इसके बाद वो क्लार्क पर भी हमला कर देता है, जिससे उसे भी काफी चोट आती है। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि तुम लोग हमारा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। जिस पर क्लार्क कहता है कि भले से ही हम तुमसे ना जीत सकें, लेकिन हम नाइट्स मरते दम तक लड़ेंगे। और अगले ही पल में वहाँ पर आती है बिएट्रिस। वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम नाइट्स दूसरों की हिफाजत के लिए मरते दम तक लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेग एडवर्ड को हरा देता है और इसके बाद वो एडवर्ड से कहता है कि तुम देख ही चुके हो हम दोनों की ताकत में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन तभी वहाँ पोशाक पहने एक आदमी आता है। क्रेग पूछता है कि क्या तुमने हीरो को खत्म कर दिया, लेकिन वो पर्सन क्रेग के साथ ही लड़ने लगता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये पर्सन अकीरा होती है और उसे जिंदा देख क्रेग भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब उन डीमंस ने अकीरा और सारा पर हमला किया था, तब एक मैजिकल बैरियर इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके बाद अकीरा उन सभी पर हमला करके उन्हें हरा देती है। और हमें पता चलता है कि अकीरा और सारा के एलन से अलविदा कहने से पहले ही एलन सारा के सिगल मार्क को ओवरराइड कर चुका था, यानी कि वो बैरियर एलन की वजह से ही एक्टिव हुआ था। दूसरी ओर ब्रैट जनता से कहता है कि अपने तोहफों को त्यागने के बाद
हम सभी प्रकार की बंदिशों से आजाद हो जाएंगे। सभी लोग ब्रैड की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन तभी एलन देखता है लोगों के बीच में एलन को। वो उसे देख कहता है कि फेलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, सब कुछ सही करने के लिए एलन आ चुका है। वैसे क्या वो अपने भाई को ये गलत काम करने से रोक पाएगा? क्योंकि ब्रैड के साथ डीमंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।